जनाब 8 अक्टूबर 2023 यूनिट 5 थर्मल एनर्जी का थर्मल फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। और टॉपिक हमारा चल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। इस टाइप के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 5 तक पीएमटी की शीट कर चुके हैं। नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं जनाब कि एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी पावर 2600 है और इसका इनिशियल टेम्परेचर 18 सेंटीग्रेड है यानी रूम टेम्परेचर, और इसे हमें 215 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक गर्म करना है। इलेक्ट्रिक आयरन को रूम टेम्परेचर से 215 तक लेके जाना है। ठीक है जनाब। अच्छा, जो स्टील की प्लेट है इलेक्ट्रिक आयरन में उसका मास 890 ग्राम है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टील की इतनी है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट ये करना है कि क्या इतने टेम्परेचर तक यानी 18 सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे, फाइनली 215 तक जाना है। कह रहे हैं यहाँ तक जाने में क्या हमें जो टाइम लगेगा वो टाइम लेस देन 1 मिनट होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो इसके अंदर जो बात मुझे समझ में आ रही है बेटा वो ये कि हमने इलेक्ट्रिक आयरन को 2600 पावर देनी है और चेक करना है कि इतनी पावर से विद इन 1 मिनट टेम्परेचर 18 से 215 तक जाएगा या नहीं। तो पहली बात तो याद रखें, जब कभी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर में हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है सी एम थीटा। ठीक है जनाब, नंबर 1। नंबर 2, क्वेश्चन में पावर गिवन है और टाइम डिसाइड करना है। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इन सॉरी एनर्जी पावर इनटू टाइम भी है, थर्मल एनर्जी सी एम थीटा भी है। अब जहाँ लिखा है बेटा सी, जरा कैलकुलेटर आप संभाल लीजिएगा। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इट इज 450। मास ग्राम में मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर का चेंज 18 से 215 तक जाना है तो मैंने लिखा 215 माइनस 18। टाइम कैलकुलेट करना है, हीटर की पावर गिवन है, हीटर की पावर है 2600 जो मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ रह के डिवाइड हो जाएगी। और डिवाइड करके जो टाइम आएगा वो टाइम हमें बताएंगे सारिम, और देख के बताएं क्या ये टाइम 1 मिनट से कम है या नहीं। 30 सेकेंड आ रहा है, बस बस सही है, 30 सेकेंड आ रहा है तो इसका मतलब है यस, विद इन 1 मिनट, विद 1 मिनट के अंदर अंदर, विद इन 1 मिनट टेम्परेचर राइजेस टू 215। टेम्परेचर 18 से शुरू होकर 215 तक पहुंच जाएगा विद इन 1 मिनट। तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल है। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन कॉफ़ी बनवाने के लिए लेके जा रहे हैं। कल भी हम कॉफ़ी बना चुके हैं और आज भी हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। तो कॉफ़ी बनाने के लिए कर क्या रहे हैं, तो ज़रा क्वेश्चन देखें सर। क्वेश्चन ये है कि कॉफ़ी है ब्लैक कॉफ़ी जिसका मास है 180 ग्राम, टेम्परेचर 82 सेंटीग्रेड। ठीक है जनाब, ये कॉफ़ी है। अच्छा जनाब, इस कॉफ़ी में आपने दूध ला के डाल दिया और दूध का टेम्परेचर है 2.7 सेंटीग्रेड। अच्छा, यानी क्वेश्चन इस तरह का है जिस तरह डेली लाइफ में भी होता है ना कि हम लोग चाय पी रहे होते हैं, चाय फॉर एग्जांपल 82 सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर पर है और हमें लग रहा है कि इसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। हमने बोला भाई आपने इसमें दूध कम डाला है, तो जनाब किसी ने उसी चाय के अंदर दूध ला के डाल दिया। अब जब ठंडा दूध ला के डाल दोगे, दूध तो 2.7 सेंटीग्रेड पर है, इन्होंने मुझे लग रहा है फ्रिज में से निकाला है दूध और दूध को लाके गरम गरम कॉफ़ी में लाके डाल दिया। ठीक है जनाब। अब आप ये बताइए कि जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो 50 टू 60 सेंटीग्रेड आएगा या नहीं आएगा। क्वेश्चन है डिड्यूस वेदर, वेदर यानी हमने डिसाइड कराना है कि दूध को जब कॉफ़ी में डाल दिया तो कॉफ़ी में दूध डालने के बाद उसका टेम्परेचर 50 टू 60 सेंटीग्रेड की रेंज में आएगा या नहीं। चलें करते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात ये बताइए कि कॉफ़ी गर्म है। ठीक है जनाब, तो जब कॉफ़ी गर्म है तो कॉफ़ी में से हीट लॉस होगी, कॉफ़ी में से हीट लॉस होगी। और दूध ठंडा है तो दूध में हीट गेन होगी। ठीक है जनाब, तो कॉफ़ी में से हीट लॉस होना है,
दूध के अंदर हीट गेन होना है, लेकिन लॉस और गेन को छोड़ें, बस एक हीट, एक मटेरियल से हीट दूसरे मटेरियल में जा रही है। अच्छा, हीट का यार फार्मूला होता है सी एम थीटा, ये कॉफ़ी के लिए, और ये सी एम थीटा दूध के लिए। अब जरा मुझे सारे मिनट देख देख के बताओ, कॉफ़ी की स्पेसिफिक हीट कितनी है? कॉफ़ी की स्पेसिफिक हीट है सर 4.2। ठीक है। कॉफ़ी का मास कितना है जी? कॉफ़ी का मास कितना है? कॉफ़ी का मास है 180 ग्राम। ठीक है। किलोग्राम बनाना है, 1000 से डिवाइड कर दिया है। थीटा, तो थीटा के लिए बताइए, इनिशियल टेम्परेचर 82 है, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं कितना होगा, वो निकालना है। तो हमारी आदत है, हम फाइनल टेम्परेचर जिसको मैंने x बोल दिया, माइनस इनिशियल टेम्परेचर मैंने 82 लिख दिया। और ये भी बता दूं कि मैंने जानबूझ के गलत लिखा है। ठीक। हाँ, ये गलत लिखा है मैंने, अगर मैं ये गलती कर दूं आंसर गलत आएगा। तो गलती क्या है? काफ़ी बच्चे समझते हैं सर टेम्परेचर का चेंज होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये गलत है। सही होता है ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर। तो ये बताओ, कॉफ़ी का टेम्परेचर अभी 82 है, इस 82 टेम्परेचर में जब आप ठंडा दूध डाल दोगे तो फाइनल टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो 82 बड़ा टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर 82 से कम आएगा, इसलिए थीटा होता है हमेशा बड़े टेम्परेचर में से छोटे टेम्परेचर को माइनस करते हैं। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे आंसर गलत आएगा, बड़े टेम्परेचर में से छोटा टेम्परेचर माइनस करोगे आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है जनाब। तो ये होगा 82 माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि कॉफ़ी का टेम्परेचर 82 से कम होगा। अच्छा, इज इक्वल टू दूध की तरफ आ जाए। सर दूध की स्पेसिफिक हीट है 3.9 एक्सपोनेंट 3। सर दूध का मास है 68 ग्राम, 1000 से डिवाइड करके बना दिया किलोग्राम। टेम्परेचर तो बताना, दूध का टेम्परेचर अभी 2.7 है, और जब मैं इसको गर्म कॉफ़ी में डाल दूंगा तो इसका फाइनल टेम्परेचर कॉफ़ी और मिल्क दोनों का सेम होगा, तो वो 2.7 से बड़ा होगा। और जब 2.7 से बड़ा होगा तो इट विल बी एक्स माइनस 2.7। इट विल बी एक्स माइनस 2.7, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर मिल्क के लिए एक्स बड़ा टेम्परेचर होगा, 2.7 छोटा टेम्परेचर है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको खैर पूरा तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर मेरा दिल चाह रहा है कि 1000 से 1000 कैंसिल आउट कर दूं। अब आपने ये इक्वेशन मैंने बना दी है, और इस इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। आप लेफ्ट और राइट के सारे ब्रैकेट्स खोलोगे, x को अलग करोगे, तो x आपको, मैं आंसर लिख दूं, x का रिजल्ट आएगा 61.4। ये आप कीजिएगा, इसका आंसर आएगा 61.4। और ये जो 61.4 है, ये हमारी रेंज से ज़्यादा है। रेंज है 50 to 60 और ये टेम्परेचर आया है 61। तो मैं बोलूँगा कि फाइनल टेम्परेचर इज बियॉन्ड द रेंज। ठीक है जनाब, जो रेंज दी हुई है टेम्परेचर की, कि इतना टेम्परेचर पे कॉफ़ी पीने में इनको मज़ा आता है, तो कह रहे हैं जनाब ये उस रेंज से बाहर है। आपको कॉफ़ी इस रेंज से ज़्यादा मिल रही है, तो यह हो सकता है आपका मुंह जला दे, तो ख्याल कीजिएगा। ठीक है जी। तो लेकिन क्वेश्चन ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन है, पर सारे में इसके अंदर इस क्वेश्चन में जो काम की टेक्निकल बात है वो क्या है कि थीटा हमेशा होता है ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता। ठीक है, थीटा नहीं होता फाइनल माइनस इनिशियल, बल्कि थीटा होता है ग्रेटर टेम्परेचर माइनस स्मॉलर या लेसर टेम्परेचर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में हो ये रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है, कि एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर पानी भरा हुआ है, इसमें एक हीटर लगा दिया है, और हीटर से फ्लास्क के पानी को मैं गर्म कर रहा हूँ। हीटर से मैं फ्लास्क के पानी को मैं गर्म कर रहा हूँ। ठीक है ना, पानी गर्म हो रहा है। कह रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में हीटर को करंट दे रहा हूँ 8.2, वोल्टेज दे रहा हूँ 230, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि हीटर की पावर कैलकुलेट करें। चलें जी, कैलकुलेट कर लेते हैं। और शो दैट है, इसका मतलब है आंसर ये लाना है। तो पावर होती है भाई, बचपन से पढ़ लें, करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट। तो करंट है 8.20, वोल्टेज है 230,
कैलकुलेटर क्या बताता है, आंसर बता दीजिए। 1.9 आ रहा है। अब 1.9 किलो वाट को हम लोग 2 किलो वाट के अराउंड ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वेदर नहीं लिखा, लिखा हुआ है शो दैट। भाई जब वो शो दैट बोल रहा है तो भाई उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, तो हाँ में हाँ अगर मिलाएंगे। हाँ हाँ, मार्किंग इसी में भी लिखा हुआ है जी, 1890। ठीक है, 1890 लिखा हुआ है। जी जी, 1890 आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट, तो शो दैट पे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई। तो ये 1.9 किलो वॉट्स हमारा वैसे आया आंसर। और लिख देंगे भाई हम कि जब शो दैट होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इसको लिख के छोड़ दो कि वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसने कमेंट्री करने का तो बोला नहीं है। शो दैट हमने शो दैट कर दिया। अच्छा आगे चले। कह रहे हैं कि ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में इतना पानी है, और फ्लास्क का इनिशियल टेम्परेचर है 22.5 सेंटीग्रेड। ठीक है जनाब। अच्छा, हीटर को मैंने स्विच ऑन कर दिया, और फ्लास्क को मैंने इतना गर्म करा कि पानी बॉईल कर रहा है, पानी बॉईल कर रहा है। ठीक है ना। कह रहे हैं पानी को बॉईल करने में कैलकुलेट मिनिमम टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है जनाब। तो जब कभी टाइम कैलकुलेट करना हो तो हम लोग हमेशा फार्मूला लेते हैं, पावर मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू सी एम थीटा। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करके आए हैं, तो ये मैकेनिज्म तो आपको समझ में आ गया। सी है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो दी हुई है 4190। फिर चाहिए वाटर का मास, वाटर का मास है 0.655। टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 और 22.5, तो मैंने कर दिया 100 माइनस 22.5। टाइम कैलकुलेट करना है, पावर यहाँ मल्टीप्लाई है, पावर वहाँ जाके कर देंगे डिवाइड, और पावर 2 किलो वाट वाली नहीं लिखेंगे भाई, जो हमारे कैलकुलेटर में आई थी वो वाली पावर लिखेंगे। और उस पावर से जब आप वर्किंग करोगे तो इसका टाइम आ रहा है 112.5 सेकेंड। तो आज के क्वेश्चन बड़े ही नॉर्मल वे से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई खास अजीब व गरीब बात अभी तक नहीं आई है। ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, और 1 मार्क का क्वेश्चन जनाब ये है, और ज़रा इसको यहाँ समझ भी लें कि इसके अंदर हो क्या रहा है। ज़रा उस मैकेनिज्म को थोड़ा देखिएगा कि इस वाले फ्लास्क में पहले तो आप पानी गर्म कर रहे हो। जब फ्लास्क में पानी गर्म हो जाएगा, फ्लास्क में पानी गर्म हो जाएगा, तो पानी के ऊपर जो स्टीम है, इस स्टीम को ये पास करा रहे हैं एक हीट एक्सचेंजर से। इस हीट एक्सचेंजर से ये जो स्टीम है, ये स्टीम जाएगी और कंडेंस होगी। ठीक है जनाब। और हम इस स्टीम को एक दूसरे कोनिकल फ्लास्क के अंदर कंडेंस कर रहे हैं। ठीक है जनाब। तो बीच में इन्होंने लगाया हुआ है हीट एक्सचेंजर। ठीक, हीट एक्सचेंजर लगाया हुआ है, ये स्टोरी आपको हमने समझा दी है। अब क्वेश्चन में आ जाए। क्वेश्चन जनाब ये है कि हीटर को हम कुछ देर के लिए स्विच ऑन छोड़ देंगे, वाटर बॉयल हो चुका है, वाटर बॉयल होने के बावजूद वी विल कीप ऑन हीटिंग, और वाटर को हम फ्यू मिनट्स तक और गर्म करेंगे आफ्टर बॉइलिंग। ठीक है जनाब। और जब बॉइलिंग के बाद हमने गर्म कर लिया, तो अब वो जो कोनिकल फ्लास्क रखी हुई है हीट एक्सचेंजर के साथ नीचे, उसमें हम पानी को कलेक्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि बताएं क्यों आप वाटर को थोड़ी देर और मुसलसल गर्म कर रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में पुट करने से पहले क्यों गर्म कर रहे हैं। तो इसका आंसर भाई ये है कि अगर आपने ठीक है जनाब, यहाँ से ये जो हीटर है, हीटर को फौरन बंद कर दिया, इधर एक्सचेंजर लगाया, इधर फ्लास्क लगाई, और रास्ते में इधर हीटर को फौरन बंद कर दिया। सर जैसे ही आप हीटर को बंद करेंगे ना, तो जो स्टीम है ना वो कोनिकल फ्लास्क में पहुंचने से पहले ही, जो बीच में हीट एक्सचेंजर है, ये हीट एक्सचेंजर जाहिर सी बात है गिलास का बना हुआ होगा, तो ये गिलास की जो ट्यूब है, ये गिलास की ट्यूब इस स्टीम में हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि वो ठंडी है। जो ट्यूब है वो ठंडी है, वो ठंडी ट्यूब में से जब आप गरम गरम स्टीम पास कर रहे हो, तो गरम स्टीम की हीट को जो गिलास की ट्यूब है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। और जब वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी, तो अगर आपने इधर से बॉइलिंग को स्टॉप कर दिया, हीटिंग के प्रोसेस को स्टॉप कर दिया, तो क्या होगा,
कि जो फ्लास्क है ना, उस फ्लास्क में पहुंचने से पहले ही जो रास्ते में हीट एक्सचेंजर है उसके अंदर वो कंडेंस हो जाएगी, क्योंकि पीछे से हीट तो आ नहीं रही। तो जब वो हीट नहीं आ रही तो उसको जैसे ही लो टेम्परेचर मिला वो वहीं पे कंडेंस हो गई। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है कि आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ऑफ बॉइलिंग इन द फ्लास्क ऑल द ऑपरेटर्स वुड बी एट 100 सेंटीग्रेड। यानी अगर आपने हीटर को बंद नहीं किया और कीप ऑन बॉइलिंग, तो कीप ऑन बॉइलिंग पर जिस फ्लास्क में आप उसे गर्म कर रहे हो, जो रास्ते में हीट एक्सचेंजर आपने लगाया हुआ है, या रास्ते में जितना भी अपरेटस है, वो सारा का सारा अपरेटस को पहले 100 सेंटीग्रेड पर आने दो। अगर आप बॉयल करते रहोगे तो उस हीट से क्या होगा कि जितना भी पूरा का पूरा अपरेटस का सिस्टम है वो सब का सब 100 सेंटीग्रेड पे पहुंच जाएगा। ठीक है जनाब। इसलिए अगर जो हीट एनर्जी है वो फ्लास्क को हीट करने में ज़ाया नहीं होगी, और मुसलसल आप हीट पीछे से दिए जा रहे हैं, सो स्टीम वुडंट कंडेंस इन द फ्लास्क। ठीक है जनाब। तो हम ये चाहते हैं कि ये वाली जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर जो स्टीम है वो कंडेंस नहीं होना चाहिए। इसमें कंडेंस करने का क्या फ़ायदा, कंडेंस तो मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे कंडेंसेशन करनी है तो बॉइलिंग के बाद भी आप फ्यू मिनट्स तक इसको और गर्म करते रहें, ताकि पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें फ्लास्क कंटेनिंग वाटर है, बीच में हीट एक्सचेंजर है, फिर राइट साइड के ऊपर कोनिकल फ्लास्क है, ये हर चीज़ जो स्टीम आ रही है वो 100 सेंटीग्रेड पे उसको पहुंचा दे। ठीक है। ऑल्दो के ये तो खैर 100 सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचने वाला, ये नहीं पहुंचने वाली, लेकिन एटलीस्ट ये और ये 100 सेंटीग्रेड पे पहुंच जाए ताकि रास्ते में कंडेंसेशन ना हो। और यहाँ पे तो खैर टेम्परेचर यकीनन 100 सेंटीग्रेड से कम होगा, ये भी कंडेंसेशन होगी। अगर ये भी 100 पे पहुंच जाए तो यहाँ पे भी कंडेंसेशन नहीं होगी। तो मुझे अपना सेंटेंस थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। बस हम ये चाह रहे हैं कि कोनिकल फ्लास्क में कंडेंसेशन हो, उससे पीछे कंडेंसेशन नहीं होना चाहिए। तो सारे भाई इस एक मार्क के क्वेश्चन के लिए जितनी हम बोल सकते थे एक्सप्लेनेशन वो बोल दी है। लिखा हुआ आपके सामने, अब एग्जाम में आपके दिमाग में क्या आता है उस टाइम के ऊपर आप खुद से प्लान कर सकते हैं। अलबत्ता जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट अगेन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, तो हम ऊपर अभी भी कैलकुलेशन कर चुके हैं, मैं इसको भी जहन में लाना चाह रहा हूँ कि हमने हीटर की पावर निकाली हुई है और टाइम कैलकुलेट किया हुआ है कि 22 से 100 सेंटीग्रेड तक जाने में कितना टाइम लगेगा, और इस वक्त वो बॉयल हो चुकी है। अब बॉयल होने के बाद अब क्या हो रहा है वो मैं बात समझ गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो पानी हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उस पानी का मास है 95 ग्राम, और ये पानी कलेक्ट होने में टाइम लगा है 125 सेकेंड। ठीक है। तो ये वाला जो टाइम था ना, ये वाला टाइम, सर ये वाला टाइम जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, ये वो टाइम है जिसमें पानी 22.5 से 100 सेंटीग्रेड तक गया। पानी को 22.5 से 100 सेंटीग्रेड तक ले जाने में टाइम लगा है 112.5 सेकेंड। और अब मैं उस पानी को कोनिकल फ्लास्क के अंदर कंडेंस कर रहा हूँ, और कंडेंस करने में जो मुझे टाइम लग रहा है वो टाइम है 125 सेकेंड कंडेंस करने में। और इतना पानी मैंने कंडेंस कर लिया है। और हमने क्या कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की वैल्यू दी हुई है। ठीक है जी। तो देखिए जब कभी बोले ना रेट ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो रेट ऑफ एनर्जी का मतलब होता है पावर कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ एनर्जी मींस पावर कैलकुलेट करना है। पावर होती है जनाब एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम उसने हमें खुद दे रहा है जनाब, टाइम है 125 सेकेंड। जहाँ लिखा हुआ है एनर्जी, तो सर एनर्जी इस दफ़ा होगी एम इंटू एल, क्योंकि हम उस पानी को स्टीम को कंडेंस कर रहे हैं। आपको याद है जब स्टीम कंडेंस हो रही होती है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो टॉपिक्स आपको आते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दी हुई है। तो अगर बॉइलिंग हो रही होती है तो वेपोराइजेशन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अभी खैर हम इस वक्त पानी को ठंडा कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन है, क्योंकि हम पानी को कंडेंस कर रहे हैं। लेकिन दोनों की वैल्यू एक ही होती है। चलिए जनाब वैल्यूज पुट कीजिए। पानी का कितना मास कलेक्ट किया है सर, 95 ग्राम। फिजिक्स में ग्राम नहीं चलेगा, किलोग्राम के लिए एक्सपोनेंट -3 लिख दें। लेटेंट हीट की वैल्यू 2.26 एक्सपोनेंट 6। नीचे टाइम लिखा हुआ है 125 सेकेंड। और इन सबको जब आप सॉल्व करते हो तो आपको मिल जाएगी पावर। तो क्या आप हमें पावर बता सकते हैं जनाब कितनी पावर आ रही है? जी जी। ठीक है जी, 1720 मार्किंग इसकी में लिखी हुई है, बात एक ही है। पावर की यूनिट वॉट्स भी लिख सकते हो।
और पावर की यूनिट जूल पर सेकंड में लिख सकते हो। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, तो मैंने इसको जूल पर सेकंड लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा जी, और आगे चलें तो कह रहे हैं जनाब, डिस्कस योर आंसर टू A1 एंड B2। इसका क्या मतलब है, जरा गौर से सुनिएगा। A1 में हम लोगों ने टाइम निकाला था, ये वाला कौन सा टाइम निकाला था सर? A1 में हमने टाइम निकाला था पानी को 22 से 100 सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में। ठीक है जनाब। A1 कह रहा है, A2 कह रहा है, एक मिनट रुके। ए वन में कह रहा है, A1 में कह रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ए वन का मतलब है हम लोगों ने पावर कैलकुलेट की थी। ए वन में हम लोगों ने कैलकुलेट की थी पावर। पावर आई थी पावर आई थी 1890। ठीक है ना। ए वन में पावर आई थी 1890 पावर, यानी जूल पर सेकेंड। अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने B2 निकाला है, और B2 आ रहा है 1720। ठीक। कह रहे हैं इन दोनों आंसर्स को डिस्कस करना है। ठीक है ना। क्या डिस्कशन, मतलब क्या डिस्कशन करना है? तो भाई डिस्कशन ये है कि देखो, इस पावर से इस पावर से हम पानी को स्टीम बना रहे थे। ठीक है। और इस पावर से स्टीम को पानी बना रहे हैं। ठीक है जनाब, स्टीम को पानी बना रहे हैं। तो अब आप गौर कीजिए कि मटेरियल वही है, वाटर से स्टीम बनाना और स्टीम से वाटर बनाना। ठीक है जनाब, प्रोसेस दोनों का वही है। ठीक। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें हीट ज़्यादा या पावर ज़्यादा लगी है, इसमें पावर कम लगी है। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इसको डिस्कस करें, ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है जनाब। तो अब इसके डिस्कशन का मैं आपको आंसर करने जा रहा हूँ। आंसर बेटा ये है कि जब आपने पानी को बॉईल कर रहे थे, यानी पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे थे, तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपने लगाया हुआ था हीटर। सही जनाब। आप क्या लगा रहे थे? हीटर लगा रहे थे। ठीक। तो हीटर से हम जितनी एनर्जी दे रहे थे, उस हीटर से पानी तो गर्म हो रहा था, लेकिन आपको पता है बहुत सारी हीटर में से एनर्जी सराउंडिंग में लूज हो जाती है। हीटर बहुत गर्म होता है, हीटर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हीटर से बहुत सारी हीट सराउंडिंग में ज़ाया हो जाती है। तो हीटर की सारी हीट स्टीम बनाने में खर्च नहीं हो रही थी, इसलिए वहां पे ज़्यादा पावर कंजम्पशन नज़र आ रही है। तो लिखा है नॉट ऑल ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द हीटर इज यूज टू टर्न वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट इनटू वेपर्स। सारी की सारी हीट, हीटर की सारी हीट लिक्विड को वेपर्स बनाने में कन्वर्ट नहीं हो रही थी। ठीक है जनाब। इसलिए वहां पर हीट कंज्यूम हो गई या पावर कंज्यूम हो गई ज्यादा। ठीक। अच्छा, अभी और के लफ्ज को हटा लें, और से जरा कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब इधर आ जाए। क्या हो रही है जनाब? नॉट ऑल द स्टीम कंडेंसेज इन द हीट एक्सचेंजर, सम एनर्जी इज ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। ठीक है जनाब। तो कुछ ना कुछ एनर्जी जो है जनाब, क्या हो रही है? एनर्जी लूज हो रही है। और जब एनर्जी लूज हो रही है, तो पहली बात तो हमने ये वाली जो बात समझाई सारी, क्या आपको ये वाली बात समझ में आई कि 1890 ज्यादा पावर कंज्यूम हुई है वाटर को स्टीम बनाने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है। वजह क्या है? नॉट ऑल ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द हीटर, हीटर की सारी एनर्जी वाटर को स्टीम बनाने में खर्च नहीं हो रही है, बल्कि बहुत सारी एनर्जी कहाँ हो रही है सर? बहुत सारी एनर्जी ज़ाया हो रही है सराउंडिंग में। तो ये तो बात हो रही है वाटर से स्टीम बनाने वाली। वाटर से स्टीम बनाने में ज़्यादा पावर खर्च हो रही है, क्योंकि हीटर की बहुत सारी एनर्जी सराउंडिंग में ज़ाया हो रही है। अच्छा, अब ज़रा इस वाले सेंटेंस पर आना सारे, नॉट ऑल द स्टीम कंडेंसेस। अच्छा, अब ज़रा इस वाले सेंटेंस पर आए। इसमें कंडेंसेशन की बात हो रही है, और कंडेंसेशन में पावर कम आ रही है। कंडेंसेशन में पावर कम आ रही है, क्यों पावर कम आ रही है? लिखा है नॉट ऑल द स्टीम कंडेंसेस इन द हीट एक्सचेंजर, सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द सराउंडिंग। सही जनाब। तो सम एनर्जी सराउंडिंग से भी आ गई। और जब एनर्जी आ गई या एनर्जी लूज हो गई, जब कंडेंसेशन हो रही है, तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा होगा? एनर्जी उसमें सराउंडिंग में लूज हो रही थी। जब कंडेंसेशन होती है तो एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही होती है। और जब सराउंडिंग से एब्जॉर्ब हो रही है कंडेंसेशन में, तो यही वाली बात कह रहे हैं कि ऑल स्टीम कंडेंसेस इन द हीट एक्सचेंजर, नॉट ऑल द स्टीम
condenses in the heat exchanger, some energy is transferred to the surrounding. ठीक है ना, तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से जो हमारी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन में ये एनर्जी की वैल्यू कंपैरेटिवली, पावर की वैल्यू कंपैरेटिवली कम आ रही है। अब मुझे नहीं पता कि सारिम ने ये वाला सेंटेंस तो मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है। इस वाले सेंटेंस के अंदर सारिम बताइए कि क्या आप मेरी बात तक पहुंच पा रहे हैं या इसके ऊपर और कुछ बोला जाए। हाँ जी, तो हाँ, तो चक्कर वही है कि पावर कम आ रही है। जी जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऑल द स्टीम नॉट कंडेंस, ये वाली बात भी समझ में आ रही है। नॉट ऑल द स्टीम कंडेंसेस इन द हीट एक्सचेंजर, सारी की सारी हीट जो है, सारी की सारी स्टीम कंडेंस नहीं हो रही, और कुछ एनर्जी जो है सराउंडिंग से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। तो देखो, कंडेंसेशन में एनर्जी एब्जॉर्ब होनी है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है ना, फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होनी है। और जब हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो सम, ये जो लफ्ज लफ्ज लिखा है ना ट्रांसफर, तो ट्रांसफर में चक्कर वही है, ट्रांसफर का लफ्ज कह के इसने जान छुड़ा ली। आकाश ये लिख देता ना कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो ज्यादा आसान हो जाता, और जो पहला सेंटेंस था उसके अंदर एनर्जी लूज हो रही है, उसमें तो कोई ऐसा मसला है नहीं। तो आई होप कि इसके आंसर्स को पढ़ के सारिम ने मेरी बात को कैच कर लिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अरे चले जी, और आगे चलते हैं। अभी भी सवाल अच्छा मैं समझ रहा था खत्म हो गया, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा जी, ऑपरेटर शोन कैन बी यूज्ड, मतलब टॉपिक वही चल रहा है जो काम की बात है। स्टेट हाउ द ऑपरेटर्स कुड बी मॉडिफाइड टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंस सोर्स ऑफ एरर। देखिए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो सोर्स ऑफ एरर है ना, वो सोर्स ऑफ एरर है दर हकीकत हीट का सराउंडिंग में लूज कर जाना। जिस टाइम के ऊपर आप बॉइलिंग कर रहे हो, तो बॉइलिंग में हीट सराउंडिंग के अंदर लूज हो रही है, ठीक है ना। एरो मैंने बाहर की तरफ बना दी है ताकि बताना चाह रहा हूँ, हाँ, इंसुलेशन लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हीट लूज हो रही है। अब अगर आपने सोर्स ऑफ एरर को कम करना है तो क्या करें, तो कर रहा है भाई ये जो फ्लास्क है ना, इस फ्लास्क के अराउंड आप कोई प्रॉपर लैगिंग कीजिए टू रिड्यूस एनर्जी ट्रांसफर टू द सराउंडिंग। अब लैगिंग करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो लैगिंग करने का एक तरीका ये हो सकता है कि ये जो फ्लास्क है ना, इस फ्लास्क को किसी अच्छे से वुड के, एक वुड का बॉक्स होता है, और इस वुड के बॉक्स के अंदर थर्मोपोर भी लगी हुई होती है, अंदर जो है ना थर्मोपोर की वॉल्स होती हैं, बहुत थिक थर्मोपोर लगा हुआ होता है, ठीक है जनाब, थिक थर्मोपोर लगा हुआ होता है। और तो थर्मोपोर की ये समझ लें अंदर इंसुलेशन की हुई है, और काफ़ी अच्छी मैंने ड्राइंग इत्तेफाक से बना दी है, ठीक है जनाब। तो कहना ये चाह रहा हूँ, आउटर केसिंग वुड की है, अंदर थर्मोपोर की केसिंग है, उसके अंदर फ्लास्क को रख दें, और ऊपर से भी इसको किसी कपड़े वपड़े से कवर कर दें। तो इससे क्या होगा कि आपने फ्लास्क को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर दिया। और 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो बात तो समझ में आ गई कि जनाब अगर आपने सोर्स ऑफ एनर्जी को मिनिमाइज करना है, तो आपने एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करना है, और एनर्जी लॉस उसी वक्त मिनिमाइज हो सकती है जब आप फ्लास्क को अच्छी तरह से इंसोलेशन कर देंगे। अच्छा जी, और आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये सवाल खत्म हो गया भाई, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में उसने कितने क्वेश्चन निपटा दिए, नहीं एक ही निपटाया है, एक एक ये वाला है क्वेश्चन नंबर 8, और 8 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, लेकिन है पूरा एक ही क्वेश्चन ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्टोरी बदल रहा है। क्या स्टोरी बदल रहा है सर? स्टोरी क्वेश्चन नंबर 10 में ये है कि एक स्टूडेंट है, उसने कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड, और उसने इलेक्ट्रिकल मेथड यूज़ कर रहा है। उसने बीकर लिया हुआ है, बीकर के अंदर उसने लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड के अंदर एक हीटर लगा दिया है, बैलेंस के ऊपर रख दिया है, ठीक है ना। अब ये बैलेंस नीचे लगा हुआ है, और ये बैलेंस हमें क्या करके बताएगा सर? ये बैलेंस हमें ये करके बताएगा कि शुरू में पानी का मास ज़्यादा होगा। ज़रा देखिए, पानी का मास शुरू में ज़्यादा है। अब जैसे जैसे पानी बॉईल हो रहा होगा तो पानी वेपोराइज हो रहा है। जब पानी वेपोराइज हो रहा है तो पानी का मास कम होता जा रहा है। तो अगर हम 600 सेकंड के बाद देखेंगे, तो 600 सेकंड के बाद जो रीडिंग इसकी फॉर एग्जांपल 210 थी, तो 600 सेकंड के बाद वो रीडिंग कम होकर मेरे ख्याल में 155 पर आ गई। मैं ऐसे ही नंबर लिख रहा हूँ उल्टे सीधे, ठीक है जनाब। तो बताना ये चाह रहा हूँ कि बैलेंस के ऊपर हमने बीकर रखा हुआ है, बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर हीटर डाला हुआ है। जब मैं हीटर स्विच ऑन करूंगा तो पानी वेपोराइज होगा,
जब पानी वेपोराइज होगा तो पानी का मास कम होने लगेगा। जैसे जैसे पानी का मास कम होने लगेगा तो जो बीकर की बैलेंस की रीडिंग है, वो बैलेंस की रीडिंग डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो रीडिंग अभी 210 से प्लस है और ये रीडिंग कम होते 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 अराउंड 155 आ रही है। ठीक है। अब पूछना क्या चाह रहे हैं, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, वैल्यूज को भी छोड़ दें, सवाल पर आ जाए भाई। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर जो बात कह रहे हैं वो ये कि जो हीटर है वो हीटर की उन्होंने आपको वोल्टेज बता दिया है, हीटर का उन्होंने करंट बता दिया है। ठीक है जनाब। ये सब कुछ बताने के बाद क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कह रहे जनाब एक्सप्लेन हाउ दिस मेथड माइट बी मॉडिफाइड टू इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ स्टूडेंट कंक्लूजन। ठीक है जनाब। हम जब कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो ना थर्मल का, तो थर्मल के एक्सपेरिमेंट में अहम तरीन चीज होती है हीट एनर्जी का लॉस होना टू द सराउंडिंग। और अगर आपने इसको मिनिमाइज करना है और अपने एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करना है ताकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाए, तो काम की बात वही है भाई कि जिस चीज़ को आप बीकर है उस बीकर को इंसुलेशन कर दें, लैगिंग टू इंसुलेट द कंटेनर फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है जनाब। आपने हीटर से उसको गर्म करने जा रहे हैं, तो अभी मैंने आपको तरीका बताया कि उस बीकर को आप प्लेस कर दें कैलोरी मीटर में, जिसमें वुड का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर एक थर्मोपोर की इंसुलेशन की हुई होती है। तो एक अच्छी सी इंसुलेशन कर दें। जितनी अच्छी इंसुलेशन कर देंगे तो फायदा क्या होगा कि जो हीट लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगी, नंबर वन। नंबर टू कह रहे हैं कि आप जो पानी को गर्म करने जा रहे हैं, तो पानी को गर्म करने के लिए, ठीक है जनाब, आप ज़्यादा पावर का हीटर यूज करें। यूज अ हीटर विद हायर इलेक्ट्रिकल पावर। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल पावर होगी ना, उतने शॉर्ट टाइम के अंदर वो पानी को गर्म कर देगा। और जितने शॉर्ट टाइम में वो पानी को गर्म करेगा तो कम टाइम में हीट का लॉस कम से कम होगा। और हीट लॉस जितना मिनिमाइज होगा, इस एक्सपेरिमेंट की एक्यूरेसी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो दो बातों पे ध्यान देना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। पहली बात, इंसुलेशन करनी है अच्छी सी। नंबर टू, हाई पावर का आपको हीटर लगाना है ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर पानी बॉयल हो जाए। ठीक। मतलब बीच में जो सेंटेंस लिखा है इसको भी पढ़ लें। सो दैट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड इज यूज टू बॉयल द लिक्विड। अच्छा, ये ऊपर वाले सेंटेंस से कनेक्टेड है कि अगर आपने इंसुलेशन अच्छी की हुई होगी तो आप जितनी भी हीट दे रहे होगे वो सारी की सारी हीट लिक्विड को बॉयल करने में कंज्यूम होगी। अगर मैंने बीकर को अच्छी तरह लैगिंग कर दी, इंसुलेशन कर दी, तो अच्छी इंसुलेशन करने से मैं जितनी हीट दूंगा वो सारी की सारी हीट पानी को बॉयल करने में कंज्यूम होगी। और हायर पावर का हीटर यूज करें ताकि कम से कम टाइम कंज्यूम हो। अच्छा जी, वो तो बिल्कुल वैसा वाला क्वेश्चन था। अब इसके अंदर क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे जनाब अगेन क्वेश्चन क्या है, जरा क्वेश्चन की बड़ा पहले कहानी पूरी सुनना। ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर ये यकीनन पानी को बॉयल करने जा रहा है। ठीक है। बॉयल करने के बाद इन्होंने स्टीम बनानी है, और मुझे लगता है इस स्टीम को गिलास की ट्यूब से ये पहुंचाएंगे एक दूसरे कप में। और इस कप में पानी को, जो स्टीम आ रही है, स्टीम को मैंने ठंडा करना है। स्टीम को मैंने ठंडा करना है। और स्टीम को ठंडा करने के लिए इन्होंने एक थर्मामीटर लगाया हुआ है, थर्मामीटर के साथ एक डेटा लॉगर लगाया हुआ है। डेटा लॉगर से हम टेम्परेचर और टाइम दोनों की रीडिंग को एक साथ साइमल्टेनियसली नोट करते रहते हैं, कितने टाइम में कितना टेम्परेचर आया है। ठीक है जनाब। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, फ्लास्क में पानी बॉयल करना है, स्टीम को गिलास ट्यूब से पास कराकर नीचे रखे हुए इंसुलेटेड कप के अंदर कंडेंस करना है। जब कंडेंस कर रहे हैं तो वहां पे एक थर्मामीटर और डेटा लॉगर लगा हुआ है। सही जनाब, पूरी बात समझ में आती है। क्वेश्चन ये, एक्सप्लेन वाई द वाटर वॉज हीटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। पहले बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाया, और अभी ये ऐसा सवाल हम लोग ऊपर कर चुके हैं। जब बॉइलिंग हो जाए तो भाई फौरन हीटर को बंद नहीं करना है। लेफ्ट बॉइलिंग फॉर फ्यू मिनट्स बिफोर द इंसुलेटेड कप ऑफ कोल्ड वाटर वॉज पुट इन द प्लेस। ठीक है जनाब। जब बॉइलिंग हो जाए तो आपने कुछ टाइम तक और आपने हीटिंग करना है। बॉइलिंग के कुछ देर तक और हीटिंग करना है। क्यों करना है, तो अभी हम ये वाला सवाल ऊपर करके आ चुके हैं और सारिम को भी याद हो गया होगा कि सर हम चाह रहे होते हैं ये पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें गिलास ट्यूब है, जहाँ हम गिलास ट्यूब है, फ्लास्क है, हर चीज बॉइलिंग टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए, सब सेम टेम्परेचर पर आ जाना चाहिए। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है जनाब, टू ब्रिंग ट्यूबिंग अप टू द टेम्परेचर ऑफ स्टीम। ठीक है जनाब। तो ये ट्यूब है, ये गिलास ट्यूबिंग है। ये गिलास ट्यूबिंग को भी मैं स्टीम के टेम्परेचर पे लेकर आना चाह रहा हूँ, ताकि सो स्टीम ओनली कंडेंसेस इन द कप। कप में स्टीम होना चाहिए कंडेंस, ऐसा ना हो कि स्टीम जो है रास्ते में ट्यूब में ही कंडेंस हो जाए। तो स्टीम डज नॉट कंडेंस इन द ट्यूबिंग। बस काम की बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो ट्यूबिंग में नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ी देर तक उसको और गर्म करते रहेंगे
तो स्टीम का टेम्परेचर फ्लास्क को भी स्टीम पे पहुंचा देगा और जो ट्यूबिंग सिस्टम है उसको भी स्टीम टेम्परेचर पर पहुंचा देगा। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं आइडेंटिफाई अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एरर। क्या क्या एरर हो सकते हैं आपसे इस एक्सपेरिमेंट में और किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है ना। नंबर वन, थर्मल एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टीम टू द सराउंडिंग। ठीक है जनाब, इसको आप क्या करें सर, लैगिंग से कंट्रोल करें, नंबर वन। नंबर टू, ट्यूब छोटी यूज करें। जितनी लंबी ट्यूब होगी उसमें उतना ज़्यादा वहाँ तक स्टीम पहुँचते पहुँचते कंडेंसेशन होने का चांस ज़्यादा है। तो थर्मल एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टीम ट्यूबिंग टू द सराउंडिंग। ठीक है जनाब, तो हमने क्या करना है कि लैगिंग करनी है, इंसुलेशन कर देनी है किसके ऊपर, ट्यूब की भी इंसुलेशन कर दें। ठीक है जनाब, जो बीच में ट्यूब लगाई हुई है ट्यूब की इंसुलेशन कर दें और ट्यूब की लेंथ को शॉर्टन कर दें। तो काम की बात, ये आखिरी सेंटेंस है जिसमें दो बातें बोली जा रही हैं। नंबर वन, लैगिंग द ट्यूब। नंबर टू, शॉर्टनिंग द ट्यूब। ठीक है जनाब, इन दो बातों पे अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो इससे जो होगा वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, थर्मल एनर्जी का लॉस नहीं होगा टू द सराउंडिंग, थर्मल एनर्जी का लॉस नहीं होगा टू द सराउंडिंग। तो अगर आपने इस एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट करना है तो आपने प्रोटेक्ट करना है हीट लॉस को टू द सराउंडिंग, आपने प्रोटेक्ट करना है हीट लॉस को टू द सराउंडिंग, सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है जनाब, ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है और आज अनस भाई भी नहीं है, तो इस क्लास को अगर हम यहाँ तक कर लें या इसी क्वेश्चन का टाइप का अगर हमें, मुझे तो लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी इसी ये उसी का सवाल है मुझे लग रहा है। अ, नहीं 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 रुके तो, नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया था ना, दिस वन दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का मेरे ख्याल में, ऐसे वीडियो के अंदर मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो मेरे नज़दीक ये वाला पार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो ये शीट ख़त्म हो जाती है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का रिमेनिंग पार्ट है। आप देखिए ना, ये वही का वही कहानी है कि उसके अंदर नीचे बैलेंस लगा हुआ है। हाँ, तो इसका मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर इस सवाल को भी खत्म कर दूं ना, वरना फिर अजीब व गरीब हो जाएगी, आधी वीडियो उधर आधी वीडियो उधर। इसमें देखें जनाब, ये बीकर नीचे लगा हुआ है। इस बीकर में जो पानी का इनिशियल मास है, इट इज़ आई थिंक 211 या 212 है, और इसका तो फाइनल टेम्परेचर अराउंड 155 है। ग्राफ दिया हुआ है। पूछ क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं कि द स्टूडेंट यूज्ड हर ग्राफ टू डिटरमाइन द वैल्यू फॉर द लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड इन द बीकर। बीकर के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड की हमें कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये लिखा हुआ है स्टूडेंट यूज डिटरमाइन वैल्यू ऑफ लैटेंट हीट ऑफ लिक्विड। लिक्विड की लैटेंट हीट कैलकुलेट करनी है। अब लिक्विड की लैटेंट हीट कैसे कैलकुलेट करोगे, और लिक्विड इसने बताया नहीं कौन सा वाला लिक्विड है, इसने ये लिक्विड का नाम नहीं बताया है। मुख्तलिफ लिक्विड की इसने स्पेसिफिक लैटेंट हीट दी हुई है और इसमें से अब चेक करना है कि कौन सा इसका है। तो कैसे करेंगे, तो ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। करना यार ये है इसके अंदर, देखिए सारे कि पावर मल्टीप्लाई टाइम। हाँ हाँ, आप देकर आ जाए, आप देकर आ जाए। अल्लाह अकबर।
अच्छा ये आ गए। अरे जनाब, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग वर्किंग यार ये वाली करने जा रहे थे कि इन्होंने हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ को भी यूज करना है, और ग्राफ को यूज करके मैंने इस लिक्विड की कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट ऑफ फ्यूजन कैलकुलेट करने के लिए या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि एनर्जी का एक फार्मूला होता है पावर इनटू टाइम, और अगर वेपोराइजेशन हो रही है या फ्यूजन हो रही है तो एम इंटू एल। ठीक है जनाब। अच्छा, जहाँ लिखा हुआ है बेटा पावर, पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। अच्छा बेटा, टाइम या मल्टीप्लाई है, मैं टाइम को जानबूझ के उधर भेज के डिवाइड करवा रहा हूँ, उसकी भी वजह बताऊंगा। वजह बेटा ये है कि आप इस ग्राफ में देखो, कभी भी क्वेश्चन में क्या है ना, ग्राफ यूज करना है, तो ग्राफ में आप जरा देख के बताओ, वाई एक्सिस पर इन्होंने रखा हुआ है मास, वाई एक्सिस पर रखा हुआ है मास, एक्स एक्सिस के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है टाइम। ठीक है ना। तो याद रखिएगा y2 - y1/x2 - x1, इट इज ग्रेडियंट, इट इज ग्रेडियंट। तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, m अपॉन टी का मतलब है इस ग्राफ का आपको निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट, इस ग्राफ का निकालोगे ग्रेडियंट। ठीक है ना। ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे अभी आपको सिखाता हूँ। असल में हमने कैलकुलेट करना है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो पहले तो बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी एल को सब्जेक्ट बना लें। तो बेटा मैंने एल को सब्जेक्ट बनाया, एल इज इक्वल टू वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, डिवाइडेड बाय ग्रेडियंट। ठीक। और 7 मार्क का क्वेश्चन है, ये अजीब सी बात है क्योंकि इसमें 7 मार्क वाला कोई काम है नहीं इतना लंबा चौड़ा। अरे जनाब, वोल्टेज की वैल्यू पता है 20.5, करंट की वैल्यू पता है 10.5, इसका मसला नहीं है, मसला ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकालें सर, ग्रेडियंट के लिए चाहिए होते हैं हमें 2 पॉइंट्स। ठीक है ना। अब जो इसका पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट को मेरे ख्याल में हम लोग 212 पढ़ सकते हैं, 212 पढ़ सकते हैं क्योंकि एक डिवीजन है, तो ये 212 के बराबर है। तो इस पॉइंट को मैं पढ़ूंगा कि इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 212 है। x एक्सिस पे टाइम है, टाइम 0, और y एक्सिस या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 212 है। इस वाले पॉइंट पर आ जाए सर, इस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 600 है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 152, 154 और 155 है। इसको मैं ले रहा हूँ 155। ठीक है ना, 155 ले रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है मास ग्राम में है भाई, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट भी करना होगा क्योंकि हम लोग आंसर सारे के सारे किलोग्राम में ही वो देने जा रहा है। ठीक है जी। ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट कैसे निकलेगा सर, ग्रेडियंट होता है y2, y2, इसको मैंने कह दिया है x1 y1, इसको बेटा मैंने कह दिया है x2 y2। ठीक है ना। तो ये होगा y2 माइनस y1, और नीचे आएगा जी x2 माइनस एक्स वाई। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ग्रेडियंट, और इसके अंदर y2 यानी मास सारा का सारा ग्राम। हाँ हाँ हाँ, मैं भी आपको कन्वर्ट करके सिखा देता हूँ। भाई ये ग्राम है, इसको एक्सपोनेंट -3 लगा दो, किलोग्राम हो गया। ठीक है ना, एक्सपोनेंट -3 लगा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किलोग्राम कर दोगे। जब आप किलोग्राम कर दोगे तो ये बन गया 212 माइनस 155 इंटू एक्सपोनेंट -3 डिवाइडेड बाई 600। तो अगर आप मुझे ग्रेडियंट का आंसर बता दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, नेगेटिव की अहमियत इसलिए नहीं है क्योंकि वो मास डिक्रीज हो रहा है और इससे कुछ भी नहीं है। अच्छा, 9.5 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट -5, ये ग्रेडियंट आ गया। ठीक है। तो 9.5, 9.5 एक्सपोनेंट -5, ये ग्रेडियंट आ गया। ऊपर डालें वोल्टेज, सर वोल्टेज है 20.5, करंट है 10.5। जरा डिवाइड करके बेटा एल की वैल्यू हमें बता दो, क्या रिजल्ट आ रहा है एल की वैल्यू, स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या आ रही है। मार्किंग स्कीम में भाई इसकी जो वैल्यू है मैं वो लिख रहा हूँ, आपसे पूछता हूँ इसके करीब हैं आप या नहीं। 2.3 एक्सपोनेंट 6। हाँ हाँ, तो एक ही बात है, एक ही बात है, 2.2 के बाद भी कोई नंबर आ रहा होगा। 2.3 एक्सपोनेंट 6। ठीक है ना। अभी ये हमारा एल की वैल्यू आ गई। अब आप ये बताएं ये एल की वैल्यू किससे मैच कर रही है।
अच्छा, इसको इन्होंने मेगा में लिखा हुआ है। मेगा का मतलब है जहाँ एक्सपोनेंट 6 लिखा है ना, इस एक्सपोनेंट 6 को मेगा कर दो, तो ये बन जाएगा मेगा जूल पर केजी। तो 2.3, और 2.3 है तो 2.3 जो है 2.26 के करीब करीब है। तो ये प्योर वाटर है। तो ये प्योर वाटर है। सही जनाब, तो ये प्योर वाटर है। ये हमने कंक्लूजन इसका कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन यार कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुनासिब क्वेश्चन है। आप यकीनन इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं।